आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर सरकार की नई कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। आज शनिवार को कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया। जम्मू कश्मीर सूचना विभाग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली जाएंगे। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 4 नवंबर को बुलाया जाए। इसके लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुजारिश की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो सत्र को संबोधित करें। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों गुटों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए सीटों के बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर यह बातें तय हुई हैं कि राज्य की 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बची हुई विधानसभा सीटों पर हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा यह तय कर लिया जाएगा। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान के बीच इंडिया गठबंधन की सहयोगी आरजेडी की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि हमारा आरजेडी का पूरा नेतृत्व यहाँ है। आज सुबह बैठक हुई और उस बैठक में ये पाया गया कि ताकत जनाधार की है जो कि आरजेडी के पक्ष में है। पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े क्योंकि लालू यादव का हृदय विशाल था। हमारा लक्ष्य था भाजपा को हटाओ, जो आज भी है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। अलग अलग जिलों में हमारी जो मौजूदगी है वो बहुत ताकतवर है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को कहेंगे कि उसके अनुसार फैसला लें। कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रांची में हैं। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन की बनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। कष्ट इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जहां हम शायद अकेले ही भाजपा को परास्त करने में सक्षम हैं। तमाम विकल्प खुले हुए हैं क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं को दरकिनार करके आगे चले यह उचित नहीं लगता। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीट बंटवारे पर हमारे प्रभारी अध्यक्ष, सीएलपी नेता और इंडिया गठबंधन की टीम बैठी है। इत्मीनान के साथ सभी चीजें हो रही हैं, कहीं पर भी मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ काम कर रहा है। झारखंड की महान जनता दोबारा इंडिया गठबंधन को, हेमंत सोरेन की सरकार को मौका देगी। इसके अलावा आरजेडी की निराशा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इससे पहले कल शुक्रवार को एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया था। बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया था कि सीट बंटवारे की चर्चा चल रही है और आगे भी चलेगी। फिलहाल ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 10 सीटें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलिया, टुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर हैं। इसके अलावा जेडीयू 2 सीटों पर जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी चतरा से लड़ेगी और इनके अलावा बीजेपी बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। झारखंड चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने आज शनिवार को राज्य सरकार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि पिछले चुनावों में उनके खिलाफ शिकायतों का इतिहास रहा है। पीटीआई के मुताबिक सूत्रों द्वारा यह जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि गुप्ता को हटाने का फैसला पिछले चुनावों के दौरान उनके खिलाफ शिकायतों के इतिहास और आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर लिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने
आज शनिवार को रांची में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों सालों से चला रहे हो, उसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आदिवासी का मतलब बताते हुए कहा कि आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब है जो जंगल में रहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो केवल एक शब्द नहीं होता, ये आपका पूरा इतिहास है। मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ, आदिवासियों के बारे में केवल 10 से 15 लाइनें ही मिलेंगी। इनका इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है, उस बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में ओबीसी शब्द का प्रयोग किया गया। क्या ये आपका नाम है? किसने कहा आप पिछड़े हो? आपका जो हक है वो आपको नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची का इतिहास कहाँ है? समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास अखाड़ी से 12 सीटें मांगी हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज शनिवार को यह बात कही। उन्होंने उत्तर महाराष्ट्र के धुले जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है जहां उनके मौजूदा विधायक हैं और उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी जहां उन्हें लगता है कि वे मजबूत हैं। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ सीटों से संतुष्ट है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के सीट बंटवारे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि रमेश चेन्नीथला मातोश्री आए थे, हमने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में चर्चा की। राउत ने कहा कि हमने तय किया है कि देर रात तक चर्चा पूरी हो जाएगी और हमारे सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और कल उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एमवीए सदस्यों को एक पत्र लिखा है और वह बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उस गठबंधन के सहयोगी क्या फैसला करेंगे। लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर हमें चुनाव लड़ना होगा और देखेंगे कि क्या होता है। ओवैसी ने आगे हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हर विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर उपचुनाव का अपना महत्व होता है। हाँ, सभी को उम्मीद थी कि भाजपा हरियाणा हार जाएगी। अब मुख्य पार्टी कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना है और जवाब ढूंढना है कि वे क्यों नहीं जीत सके। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। हम में से कुछ लोग 10 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। हम सोमवार शाम को 5 बजे सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठक में शामिल होंगे। एएनआई के मुताबिक एक डॉक्टर ने कहा कि सीएस और एचएस ने हमसे मुलाकात की और हमने सीएम से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने हमें सोमवार शाम 5 बजे बैठक के लिए नापन्ना में आमंत्रित किया है। सीएम हमसे काम पर वापस लौटने का अनुरोध कर रही हैं क्योंकि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा नीचे जा रहा है। हम सीएम से कहना चाहते हैं कि वे हमारी मांगे पूरी करें। हम सीएम से कहना चाहते हैं कि वे हमारी मांगे पूरी करें और फिर हम काम पर वापस लौट आएंगे। हमें उम्मीद है कि सीएम हमारी मांगों को समझेंगी और बैठक के बाद वे उन्हें पूरा करेंगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को अवैध निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है। इस पर आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी ने कहा कि जिला न्यायालय द्वारा जानबूझकर परेशान करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। आरोपी जेल में है और उसे नोटिस दिया जाना चाहिए था। वे अवैध रूप से घर को ध्वस्त करना चाहते हैं। वे आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दे रहे। जो व्यक्ति जेल में है उसका घर लूटा जा रहा है, वे अपने दस्तावेज कैसे जमा करेगा क्योंकि उसे ऐसा करने का समय नहीं दिया जा रहा। वकील ने कहा कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए और आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के प्रमुख और हरियाणा के रेवाड़ी से आने वाले नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कल गुरुवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कल शुक्रवार को एक्स पर कहा
कि जैसे ही पार्टी अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं वो पार्टी छोड़ने पर विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं एक राजनेता हूँ और जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे मैं अपने भविष्य की रणनीति तय करूंगा और कुछ नेताओं की ओर से मेरे राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्य प्रणाली और बाधाओं का विस्तृत विवरण दूंगा। उन्होंने बताया कि उनके लिए इस्तीफा देने का फैसला बहुत कठिन था। उनका परिवार कांग्रेस पार्टी से साल 1952 से जुड़ा हुआ है, जब उनके पिता राव अभय सिंह विधायक बने थे। आपको बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता थे। वह हरियाणा के रेवाड़ी से 5 बार के मंत्री और विधायक रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज शनिवार को शोपियां जिले में एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या पर दुख व्यक्त किया, जिसका शव मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के हमलों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूर की पहचान अशोक चौहान के रूप में हुई है, जिसका शव शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर जिले के जैनापोरा के वाची इलाके में खेत में मिला था। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों अशोक चौहान की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ये हमले घृणित हैं और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मैं मृतक के परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए समय सीमा तय करना मुश्किल है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश जीतेगा। मीडिया से बातचीत में पुतिन ने कहा कि उनका देश बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर पहले किए गए प्रयासों को विफल करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीटीआई द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में भारत की भूमिका देखते हैं, इस पर पुतिन ने पीएम मोदी द्वारा व्यक्त की गई चिंता का उल्लेख किया। उन्होंने स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता की सराहना की और कहा कि रूस इसके लिए आभारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।